फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू गार्जियंस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 7 कहता है नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। कोई सन या माइनर चाइल्ड को जो मदर फादर अडॉप्ट करते हैं, तो इस एक्ट में कहा कि उसके बाद जो उसके नेचुरल मदर और फादर थे, उनके छोड़ करके अब जिन्होंने अडॉप्ट किया, पहले उसका फादर उसका नेचुरल गार्जियन होगा और फादर के बाद में मदर जिसने अडॉप्ट किया वो उसकी नेचुरल गार्जियन होगी। इसका सेक्शन 8 कहता है पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियंस। नेचुरल गार्जियंस के पावर क्या क्या होंगे, उसमें क्या क्या शक्तियां होंगी। तो इसका सब सेक्शन 1 कहता है टू डू ऑल एक्ट्स विच आर नेसेसरी। वो ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो उस माइनर के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए या उसके बेनिफिट के लिए आवश्यक होंगे। क्या चीज? नेचुरल गार्जियन वो सभी कार्य कर सकेगा जो उस माइनर के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, उसके हित के लिए जो भी कार्य हैं, वो सारे के सारे कार्य वह कर सकेगा फॉर द रियलाइजेशन बेनिफिट्स ऑफ द माइनर्स स्टेट। उस बच्चे के पढ़ाई लिखाई, उसके भविष्य को उज्जवल बनाना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखना और उसकी जो भी संपत्ति है, स्टेट जो भी है, उसकी जो भी संपत्ति है उसका रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना और उसके उत्थान के लिए, उसके बेनिफिट के लिए काम करना, ये सारे के सारे उस गार्जियन के पावर्स हैं। अब लेकिन इसमें कहा कि बट गार्जियंस कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय ए पर्सनल कोवेनेंट। जो अगर कोई नेचुरल गार्जियन है, वो अपने हित के लिए, अपने सेल्फ के लिए उससे या उसकी संपत्ति से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। बच्चे के हित के लिए करेगा, अपने हित के लिए नहीं करेगा। मान लो कि उसको पैसे की आवश्यकता है और माइनर की प्रॉपर्टी है, तो अपने पैसे की आवश्यकता के लिए माइनर की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। वो माइनर को ही जरूरत होगी, माइनर के ही भविष्य के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, तभी वो कर सकता, अपने पर्सनल के लिए नहीं कर सकता। इसका सब क्लास 2 कहता है विदाउट द प्रोविजंस परमिशन, विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना जो नेचुरल गार्जियन है माइनर का, वो ना तो उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता है, ना ही चार्ज, ना ही ट्रांसफर बाय सेल के द्वारा उसको हस्तांतरित कर सकता है, ना ही तो गिफ्ट दे सकता है और ना ही एक्सचेंज कर सकता है। ये कोई कार्य बिना कोर्ट की प्रीवियस परमिशन, पूर्व अनुमति के बिना ना तो मॉर्गेज कर सकता है, ना ही चार्ज कर सकता है, ट्रांसफर बाय सेल उसको बेच भी नहीं सकता, गिफ्ट दान भी नहीं दे सकता और एक्सचेंज भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका सब क्लास 2 कहता है कि वो प्रॉपर्टी जो माइनर की है उसे विदाउट कोर्ट की परमिशन के वो लीज पर दे सकता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। वो उसकी प्रॉपर्टी को लीज पर 5 साल के लिए दे सकता है। लेकिन वो माइनर जब मेजर हो जाएगा, मतलब 18 साल का हो जाएगा, उसके 1 साल बाद तक, मतलब जब तक वो 19 साल का होगा, उस समय तक उसकी प्रॉपर्टी को उसका नेचुरल गार्जियन वो लीज पर दे सकता है। लेकिन जैसे ही उसका 20वां साल लगेगा, वो जो लीज पे दी गई प्रॉपर्टी वो लीज पर इलीगल हो जाएगा। अब इसमें जैसे कोई पर्सन 4 साल के लिए प्रॉपर्टी को लीज पर देता है और बच्चा 16 साल का है,
तो वो क्या हो जाएगा, 4 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, इसलिए वो लीज पर देना क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। अगर वही लीज 3 साल के दे देता है, जब बच्चा 16 साल का है तो 19 साल का होगा, इसका मतलब वो लीगल हो जाएगी। अगर बच्चा 12 साल का है, 5 साल के लिए देता है, तो 12 5 17, वो 17 साल का होगा, वो लीगल हो जाएगी। तो बच्चे जब तक वो 19 साल के पहले उसमें उस प्रॉपर्टी को 5 साल के लिए वो विदाउट कोर्ट की परमिशन के लीज पर दे सकता है, और बाकी कोई कार्य वो नहीं कर सकता। अब इसका सेक्शन 3 कहता है, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी परमिशन के अगर कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कर देता है, बेच देता है या दान कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, या और कोई मॉर्गेज करता है, तो वो उसका क्या होगा, वाइडेबल होगा, शून्य करणीय होगा। और वो क्या होगा कि जो भी सेक्शन 1 और 2 में करते हैं, जो भी सेक्शन और 1 और 2 में दिए गए हैं इसके, वो कोई कार्य अदर विदाउट कोर्ट के परमिशन के करता है, तो वो क्या होंगे, वाइडेबल होंगे। अब इसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है, नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन, बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना कोर्ट के ग्रांट के परमिशन की, जो सेक्शन 2 में प्रॉपर्टियां दी, कंडीशन दी गई, मार्गेज, चार्ज, ट्रांसफर, आप बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, ये सारे कार्य तब तक नहीं किए जाएंगे, नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन, जब तक कि कोर्ट उसको सब परमिशन नहीं दे देती या परमिशन ग्रांट नहीं करती है। और ये जो परमिशन ग्रांट किस बेस पर करेगी कोर्ट, वो बेस दिया हुआ है, नेसेसिटी और एविडेंस एंड और फॉर एन एविडेंस एडवांटेज टू द माइनर, उस माइनर की आवश्यकता के लिए, नेसेसिटी के लिए होना चाहिए और उसके एडवांटेज के लिए होना चाहिए। मतलब वो अगर सपोज करते हैं कि मॉर्गेज करना चाहता है, चार्ज करना चाहता है, ट्रांसफर बाय सेल करना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी उस बच्चे की पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, उस बच्चे की सेहत के लिए होनी चाहिए, उस बच्चे के इलाज के लिए होनी चाहिए, या उस बच्चे के किसी ऐसे कार्य के लिए होना चाहिए कि जो उसके फ्यूचर के लिए या उसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहता है, तो कोर्ट ये समझती है कि उस माइनर के फ्यूचर के लिए है, उस माइनर के प्रोग्रेस के लिए है, तभी कोर्ट उसको परमिशन देगी, अदरवाइज उसके परमिशन को रिजेक्ट कर देगी। ये सबसेक्शन 4 में कहा गया है। अब इसका सबसेक्शन 5 क्या कहता है, द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890, इसमें जो भी ये परमिशन ली जाएंगी, जितनी चीजें ये करी जाएंगी, वो किससे फॉलो होंगी, द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890, ये इसमें अप्लाई होता है, ये एक्ट इसमें अप्लाई होगा। क्योंकि अभी जब स्टार्टिंग में इसको हमने एक्सप्लेन किया था, तो ये क्या होगा, एडिशन एक्ट था, मतलब इसके साथ में एडिशन है ये, तो इसमें जो भी सेक्शंस होंगे वो इसमें अप्लाई होंगे। अब इन्होंने कहा एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द परमिशन, जो हम इसके सेल करने के लिए या मॉर्गेज करने के लिए या गिफ्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, जो भी करने के लिए हम माइनर की प्रॉपर्टी का उसके परमिशन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हैं, वो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 29 में पड़ेगी, किसके, द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890। द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 की सेक्शन 29 के तहत वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल होगी, और कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 के अंडर सेक्शन 4A के तहत करेगा। उसमें कोर्ट को पावर जो स्पेसिफाइड करी गई, वो द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 के सब अंडर सेक्शन 31 के सब सेक्शन 2, 3, 4, अंडर सेक्शन 31 के सब सेक्शन 2 एंड 3 एंड 4, इन सेक्शन में कोर्ट्स को क्या क्या उसकी प्रोसीडिंग में, उसके ऑर्डर में, उसके सारे चीजों में पावर होंगी, वो इसके अंडर सेक्शन 31 के सब क्लॉज 2, 3 एंड 4 में दी गई हैं। अब इसमें ये भी कहा गया, इसका सब क्लॉज C में कहा गया कि अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिफ्यूजिंग परमिशन, अगर कोर्ट को समझ में नहीं आता कि वो बच्चे के बेनिफिट के लिए
जो एप्लीकेशन है वो डाली गई, तो कोर्ट उसको उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। और उस जब कोर्ट रिजेक्ट करता है तो उसकी अपील वो व्यक्ति कर सकता है, अपील के लिए जा सकता है, वो उसके सीपीसी के प्रोविजंस के तहत या द गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1990 के प्रोविजंस के तहत उसमें अपील लाई करेगी। अब इसका सेक्शन 6 कहता है कोर्ट मीन्स, सब सेक्शन 6 कहता है जो इसमें ये एप्लीकेशन वगैरह डाली जाएंगी परमिशन के लिए, वो कहाँ डालेंगे? कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट, उस शहर का सिविल कोर्ट होगा या उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा जहां पर अंडर सेक्शन 29 या इस एक्ट के तहत ये एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ सेल, मॉर्गेज और गिफ्ट और एक्सेट्रा, ये जितने भी कार्य के लिए हम परमिशन के लिए जाएंगे वो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो इसका सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। इसके सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसके सेक्शन 9 से हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। द गार्जियंस एंड द माइनर्स एंड गार्जियन एक्ट 1956 के हम 7th सेक्शन से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।